नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पहली बार सीएम ने सचिव समिति को किया संबोधित। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का बनाया एक्शन प्लान। सचिव समिति के लिए बैठक। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान। 21 अगस्त से भराड़ीसैंण में आहूत होगा विधानसभा सत्र। तैयारियों में जुटा प्रशासन। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में मीटिंग। निकाय चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। तेरह साल बाद जगी आइस स्केटिंग रिंक खुलने की उम्मीद। आइस स्केटिंग इंडोर रिंक का जिम्मा अब सरकार के पास। खेल विभाग उठा रहा सकारात्मक कदम। और उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। चमोली, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी। 10 अगस्त तक बरस सकते हैं बादल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सचिव समिति की एक बैठक में हिस्सा लिया। पुष्कर सिंह धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। 3 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सचिवगण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। शासन और प्रशासन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए स्थान और तिथि तय कर दी है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद मानसून सत्र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त 11 बजे से भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आहूत होगा। आपको बता दें, भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। ये 3 दिवसीय होगा। मानसून सत्र की तैयारियों में विधानसभा सचिवालय प्रशासन जुटा हुआ है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इसे खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। होगा कि आइस स्केटिंग रिंक सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको, राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2 ढाई पहले। तो उसके बाद, चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव है।
भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार के जमालपुर खुर्द पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा नेता हितेश चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने इस मौके पर कहा कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान पर पौधे लगाने की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। तिरंगा का अभियान शुरू होगा। मुझे लखनऊ जी कह रहे थे कि उसके लिए हर स्थान पर अलग अलग बैठकें करेंगे, लोगों को मंडल स्तर पर, नीचे के स्तर पर सब कुछ जिम्मेदारी देंगे ताकि एक बात और कोई घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिस घर में तिरंगा न पहुँचे, हर हाथ तक तिरंगा पहुँचे। और आपको जैसे मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ को क्योंकि हमारी जो माँ है ये धरती भी हमारी माँ है। कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक पेड़ माँ के नाम, और हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसी के संबंध में आज डॉक्टर निशंक जी का आवास पे आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और सभी अपने भाई बीजेपी के भी पदाधिकारी और पूरे ग्राम पंचायत पूर्वी मंडल के सभी भाई यहाँ उपस्थित रहे और एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और आशीर्वाद भी दिया। हाईकोर्ट में राज्य में समय पर निकाय चुनाव न करने के मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष आज बुधवार को सुनवाई हुई थी। जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया, लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए 8 माह बीत गए, फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। इसके विपरीत निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासक नियुक्त होने से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग हो जाए। उस स्थिति में भी सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। राजधानी देहरादून में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 8 अगस्त को मनाए जाने वाला तीलू और आंगनबाड़ी पुरस्कार के दौरान राज्य की 13 महिलाओं को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में देहरादून के हरिद्वार बाईपास पर संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, तीलू रौतेली और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए जनपद स्तर पर प्रदेश भर से कई महिलाओं का चयन किया जाता है, जिसके बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पारदर्शिता के साथ चुना जाता है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सभी सम्मानित महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काम तो बहुत सभी महिलाएं करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन चयन हमारी माननीय मंत्री जी ने हमारा किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और ये चयन मेरा गायों की और डंपी के टाइम पर जो डंपी से ग्रसित जो गायें थी, नंदी थे, उनके इलाज के लिए 250 गायों और 250 पशुओं की सेवा करने के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसको घर घर जाके प्रचार प्रसार करना और किसी को मदद करना, ये मेरा काम है। सामाजिक कार्य में मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, इसलिए मुझे जो है तीलू रौतेली पुरस्कार में चयन किया गया है। मैंने ना बहुत सामाजिक कार्य के साथ साथ विकास के कार्य में भी मैंने बहुत कार्य किए हैं। पहले सड़क से जोड़ने के लिए मजदूरियां को हटाने के सबसे पहला कदम उठाने वाली मैं हूँ। पूरा दालमा क्षेत्र में दिल्ली से लेकर देहरादून तक शिष्टमंडल लेके वो काम मैंने पूरा किया, वो सफल हुआ। देखिए, आज 8 अगस्त को बहुत ही विशेष दिन होता है। इसी दिन एक वीरांगना का जन्म भी हुआ है और उस वीरांगना का नाम तीलू रौतेली है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये 8 अगस्त को तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार हम लोग देते हैं। विशेषतः यह सम्मान उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया होता है।
पहाड़ की महिलाओं को या मैदान की महिलाओं को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से पार पाते हुए किस प्रकार से वे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनी है, किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा बनी है, उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए 13 जनपदों से 13 महिलाओं को आज तिल्लू रोतली पुरस्कार दिया गया है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बद्रीनाथ महायोजना का काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए तय समय में सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। कहा कि बरसात के कारण जो काम प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। तीर्थ पुरोहितों के अधिकतर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य इसी सीजन में पूरा करें। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की बैठक जलागम निदेशालय इंदिरा नगर में ली। इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव को जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उनका विकास करे। जो हमारा विभाग है आज उसकी समीक्षा की और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो हैं, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गांव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। जैमिक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के कार्य बहिष्कार की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। समिति कर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ ही कुछ मांगों का तुरंत समाधान करते हुए कर्मियों को वापस काम पर लौटने की सलाह दी गई। इस पर सहकारी समिति कर्मी काम पर लौटाए। जानकारी देते हुए जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधन निदेशक मनोज कुमार चौहान ने बताया कि कुछ ऐसी मांगे थी जो जनहित में काफी लाभकारी और किसानों के हित में समिति की आय बढ़ाने को लेकर की गई थी। इस पर सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया। एक माह से समिति में जो है कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था, जो बीते बात का हमने अपने जिला सहायक निबंधक को ज्ञापन दिया हुआ था अपनी मांगों का, जो हमें उनके द्वारा एक समय निर्धारित किया गया था कि इस समय तक हम जो है आपकी मांगें पूरी कर देंगे। लेकिन उनके द्वारा
माह जुलाई का समय लिया गया था, वो जुलाई में पूरी हो जाने के बाद हमने उन्हें फिर दोबारा से अवगत कराया कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके द्वारा हमारी समिति में सहकारी कर्मचारी यूनियन उधम सिंह नगर नैनीताल के द्वारा सोमवार को 6 तारीख को आह्वान किया गया। तहत हमारी 7 मांगें थी जो विभाग द्वारा मान ली गई हैं, जिनके लिए कुछ समय मांगा गया है। इसलिए उसी दिन जो है अनिश्चित हड़ताल स्थगित कर दी गई और जो समय दिया गया उसके अंतर्गत अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम कार्य पर वापस लौट आए हैं। अगर नहीं होती है तो हम फिर दोबारा से हड़ताल पर बैठे। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइट्स की हालत बेहद खराब है। नगर निगम द्वारा 60 वार्ड में कराए गए सर्वे में 4300 स्ट्रीट लाइट खराब पाई गई हैं। पिछले लंबे समय से वार्ड के जनप्रतिनिधि लगातार नगर निगम में प्रदर्शन कर स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम द्वारा खराब स्ट्रीट लाइट का सर्वे करवाया गया, जिसमें 35,000 स्ट्रीट लाइट में से 4,300 पूरी तरह खराब मिली। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब 15 दिन में अभियान चलाकर स्ट्रीट लाइट को सुधारा जाएगा। लगभग पूरे शहर में 35,000 के आसपास स्ट्रीट लाइटें इंस्टॉल की जा चुकी हैं और उसमें से लगभग 4300 हमारी स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं। और अगले 15 दिन में, चूँकि ये सूची हमारे पास वार्ड वाइज है कि किस वार्ड में कितनी लाइटें ख़राब हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में एक मुहिम चला करके एक मिशन मोड में इन सभी लाइट्स को ठीक किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इतनी भारी संख्या में स्ट्रीट लाइट दोबारा ख़राब ना हो, उसके लिए क्या किया सकता है। चूँकि बरसात का सीज़न है तो कई बार हाई वोल्टेज के कारण, अर्थिंग न मिलने के कारण, कार्बन आने के कारण, कई बार आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं, तो कतिपय बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्ट्रीट लाइटें ख़राब हो रही हैं। प्रयास किया जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट जो एट ए टाइम ख़राब होती है उसकी संख्या कम की जा सके। विश्व सांस्कृतिक धरोहर सलूड़ डूंगरा गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान के नज़ारे देखे जा सकते हैं, जिसका इतिहास आज भी साक्षी है। यहाँ से चारों तरफ मखमली घास का सुंदर बुग्याल और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से चमकता कई प्रजाति के पेड़ पौधों का सुंदर दृश्य और ऊंची ऊंची चोटियों के दिव्य झरने का मनमोहक अद्भुत निहारना वाला जो दृश्य है वो दिखाई देता है। वहीं एक और इसी सुंदर रमणीक स्थान पर सुंदर बुग्याल के बीच राम ढूंगी नामक पवित्र स्थान भी मौजूद है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो उस समय कुछ पल सलूड़ डूंगरा गांव के खूबसूरत जंगल में राम ढूंगी नामक स्थान पर तपस्या की थी। इसका साक्षात प्रमाण आज भी राम ढूंगी नामक स्थान पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सावन में विशाल भंडारे का आयोजन होता है और भंडारे को पाने के लिए राम ढूंगी नामक स्थान पर लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। यह स्थान केवल राम के नाम से ही नहीं बल्कि यहाँ पे बगल पे ही कहा जाता है कि यही दाहिनी तरफ रावण का भी एक अपना स्थान था, जहाँ बीच में एक दोगड़ा वाला स्थान है। तो बाईं तरफ रामचंद्र जी और दाहिनी तरफ रावण, और बीच में जो दोगड़ा जो सीमा थी, यहीं से युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।